हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखो। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने देखा कि आपको हमने पढ़ाया एक्टिव से पैसिव बनाना, किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, और अलग अलग प्रकार के जो वाक्य होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग प्रकार से बच्चों आप क्या करते हो कि अलग अलग प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते हो। अब अंग्रेजी में बच्चों एक टॉपिक और होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हिंदी में नहीं होता ये। तो डायरेक्ट यानी होता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट मानी होता है अप्रत्यक्ष। अब बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, तो आप इस बात को जानो बच्चों, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर होता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? नरेशन। ठीक है। तो ये बच्चों स्पीच या नरेशन जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या होता है इसका मतलब? स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ बच्चों, कोई भी आप स्टेटमेंट देते हो, कोई भी स्टेटमेंट आप देते हो, मेरा मतलब यह है कि कोई भी बात आप कहते हो, कोई भी स्टेटमेंट आप देते हो, मेरा मतलब यह है कि कोई भी बात आप कहते हो, तो बच्चों आपकी बात कहने का जो तरीका है, उस तरीके को आप कहते हैं नरेशन, या उसको कहते हैं स्पीच। ठीक है। स्पीच के अलग अलग मतलब होते हैं। तो इसका मतलब भाषण भी होता है, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, तो शब्द भी इसका मतलब होता है। लेकिन यह बच्चों हम कह रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन का मतलब होता है टू नरेट समथिंग, किसी बात को नरेट करना, किसी बात का जिक्र करना, किसी बात का वर्णन करना, किसी बात का वृतांत सुनाना। और स्टेटमेंट यानी होता है वक्तव्य देना। तो बात को मिला के बच्चों तीनों ये कि आप स्टेटमेंट कह दो, चाहे स्पीच कह दो, चाहे नरेशन कह दो, इन सब का मतलब होता है हमारा वक्तव्य, अर्थात हमारी बात जो हम कहते हैं। अब बात को हम दो प्रकार से कहते हैं, तो कहने के तरीके कौन कौन से हैं बच्चों, जरा देखें। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है। क्या कहती है? आई एम इल। अब बच्चों जरा ध्यान समझना, शी सेज टू मी आई एम इल, वह मुझसे कहती है मैं बीमार हूं। अब एक बात बताओ, वह मुझसे कहती है कि मैं बीमार हूं, और आपने मुझसे पूछा कि सर वो आपसे क्या कहती है, तब मैं क्या कहूंगा? वह मुझसे कहती है कि मैं बीमार हूं। अगर बच्चों मैंने आपको यूं कहा कि वह मुझसे कहती है, ठीक है, अगर मैंने आपसे यूं कहा कि वह मुझसे कहती है, ठीक है, फिर लगा दिया मैंने बीच में की, मैं बीमार हूं। अब बच्चों इस सेंटेंस का मतलब क्या निकला? आप जानते हो इस सेंटेंस का मतलब ये निकला कि ये मैं कौन है, मुझे ये बताओ, ये मैं कौन है बच्चों। और अगर इस मैं को जो है, ये मैं कौन है बच्चों, ये मैं शी है, या ये मैं मी है। अब बताओ आप, क्योंकि वह मुझसे कहती है कि मैं बीमार हूं। अगर बच्चों आपने मेरे से पूछा कि सर उसने आपको, वो आपको क्या कहती है, तो मैं कहूंगा वह मुझसे कहती है कि मैं बीमार हूं। तो बच्चों यहां मी का मतलब जो है वो मी इसके लिए निकल रहा है, जबकि हम जानते हैं बीमार मी नहीं है, बीमार तो शी है। इसलिए क्या कहना पड़ेगा? इसलिए आपको कहना पड़ेगा वह मुझसे कहती है कि, इस मैं को काट के एक बार वह करो। अब बोलो, वह मुझसे कहती है कि वह बीमार है। वह मुझसे कहती है कि वह बीमार है, क्योंकि बच्चों जब करता वह है तो यहां मैं नहीं आएगा, यहां उसके लिए आपको वह कहना पड़ेगा वह मुझसे कहती है कि वह बीमार है। अब देखो बच्चों, आपको मैंने आज तो ये बोला कि वह मुझसे कहती है मैं बीमार हूं, तो आप ये समझो ये कि मैं बीमार हूं। मैं अगर आपको कहता हूं वह मुझसे कहती है कि वह बीमार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह कहने वाली खुद ही बीमार है। इसका मतलब ये हुआ कि वह कहने वाली खुद ही बीमार है, या फिर कोई अन्य थर्ड पर्सन है बीमार, उसकी तरफ भी संकेत हो सकता है। पर बच्चों हम कहना ये चाहते हैं कि भाई मैं तो हूं फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं, और कोई सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बातचीत की जाती है वह होता है थर्ड पर्सन। अब देखो ये शी है बच्चों, ये थर्ड पर्सन है, और ये मी फर्स्ट पर्सन है। तो मैं बोल रहा हूं और वह मुझसे कहती है, लेकिन वह मुझसे कहती है, लेकिन बच्चों यहां तो आपके सामने तो मैं ही बोल रहा हूं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं।
और सुनने वाले आप हैं, आप सेकंड पर्सन हैं, और शी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो शी थर्ड पर्सन है। इतना बच्चों आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो अपनी बात को बच्चों हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस आवर स्टेटमेंट मोर क्लियर टू द थर्ड पर्सन, अर्थात अपनी बात को थर्ड पर्सन के सामने और ज्यादा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए हम अंग्रेजी में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की स्टडी करते हैं। हम अंग्रेजी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की स्टडी करते हैं सो दैट वी कैन मेक अवर स्टेटमेंट मोर क्लियर टू द थर्ड पर्सन, ताकि हम अपने स्टेटमेंट को थर्ड पर्सन के सामने और ज्यादा अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकें। क्या कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्या देखा, क्यों पढ़ा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे बच्चों मैंने आपको ये कहा कि मैंने आपको ये कहा कि देखो ये बच्चों श्याम ने राधा से कहा, श्याम ने राधा से कहा, क्या कहा, देखो तुम एक क्या हो, धोखेबाज हो, तुम धोखेबाज हो। अब ये बताओ बच्चों, राधा तो बेचारी धोखेबाज है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो तो बोल दिया क्या, श्याम ने राधा से कहा तुम एक धोखेबाज हो। अब बच्चों प्रश्न ये बनता है कि आपने मुझसे पूछा कि सर आपने तो सुना था, बताओ श्याम ने राधा को क्या कहा था। तो मैं कहूंगा, जरा ध्यान देना, श्याम ने राधा को बताया। अब बच्चों आपका सवाल ये होगा कि सर आप ये बताओ कि आपने बताया क्यों किया, बताएंगे अभी। फिर मैं इन चिन्हों को उठा करके बीच में लगाऊंगा कि ये एक चीज और कर दी मैंने। तो श्याम ने राधा को बताया कि तुम, अब बच्चों अगर मैं कहता हूं कि तुम एक धोखेबाज हो तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि श्याम ने राधा को बताया कि तुम माने सुनने वाले तुम धोखेबाज हो। तुम थोड़ी हो यार, धोखेबाज तो राधा है, इसलिए राधा के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वह। तो मैंने बोला बच्चों वह, ठीक है, ब्रैकेट में समझो शी, एक धोखेबाज। अब बच्चों ये है भी नहीं होगा यहां, क्योंकि राधा ने श्याम को बताया भूतकाल में, तो हूं की जगह कर दो था थी थे, तो वह एक धोखेबाज थी। अब बोलो बात समझ में आ गई है। श्याम ने राधा को बताया कि वह एक धोखेबाज थी। अब मुझे पता आपको क्या क्या समझ में नहीं आया, और जो आपको समझ में नहीं आया वही तो मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात तो बच्चों आपने ये देखा कि कहा को बताया में क्यों बदला गया, पहला परिवर्तन मैंने इस जगह किया था। दूसरी बात, ये की बाहर से मैं लेके आया था। तीसरी बात, तुम की जगह मैंने वह किया था, और बच्चों धोखेबाज हो की जगह मैंने थी किया था। बताओ मैंने कितने परिवर्तन किए। यानी श्याम ने राधा को बताया कि वह एक धोखेबाज थी, तो बच्चों मैंने एक तो क्या किया, क्रिया को बदला, कहा की जगह मैंने बताया किया। दूसरा मैंने क्या परिवर्तन किया बच्चों, दूसरा मैंने परिवर्तन यह किया कि ये जो इन्वर्टेड कोमास थे इनको हटा दिया, और मैंने क्या किया, दोनों उपवाक्यों को जोड़ करके उनका एक वाक्य बना दिया। और इसके लिए मैंने कंजंक्शन अर्थात जो समुच्चय बोधक अव्यय है कि उसका प्रयोग किया, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको दैट, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने श्रोता की सुविधा के अनुसार, श्रोता की समझ की सुविधा के अनुसार मैंने क्या किया, यह जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था उसे बच्चों मैंने किसके अनुसार, मैंने इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, राधा के अनुसार इसको मैंने वह में बदला। और आगे जो टेंस था बच्चों, चूंकि इधर भूतकाल चल रहा था इसलिए मैंने उधर भी भूतकाल किया। फिर भी तुम्हारे मुझे पता बातें समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि एक ही सेंटेंस में अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना समझ में आ जाए तो फिर बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर इतनी माथाकूट करने की जरूरत क्या होती है। इसमें आपको पता पूरा अंग्रेजी का बेस जो है वो इस टॉपिक के ऊपर टिका हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, पर कुछ कुछ समझने की कोशिश करो, कुछ कुछ समझने की कोशिश करो। आइए बढ़ाते हैं बच्चों। यहां तक बच्चों मैंने समझाया कुछ नहीं, यहां तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को अंग्रेजी में क्यों पढ़ते हैं। हम अंग्रेजी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को फिर बोला इसलिए पढ़ते हैं सो दैट वी कैन मेक अवर स्टेटमेंट मोर क्लियर टू द थर्ड पर्सन,
ताकि हम अपने स्टेटमेंट या अपनी बात को थर्ड पर्सन के सामने और ज्यादा प्रभावी तरीके से या अर्थबोधक तरीके से रख सकें, या यूं कह सकें कि जो सेकंड पर्सन यानी जो श्रोता है, लिसनर है, वह अपनी बात को क्या कर सके, वह वक्ता की बात को ठीक ढंग से समझ सके, उसका सही सही मीनिंग लगा सके, उसका द्वयार्थक अर्थ जो है उसका जो है दूसरा मीनिंग न लगाए। इसलिए अंग्रेजी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है बच्चों? नरेशन होते हैं, ये कथन होते हैं, कथन। इन्हें स्पीच भी कहा जाता है, इन्हें नरेशन भी कहा जाता है। और स्पीच या नरेशन का मतलब क्या बताया? स्टेटमेंट बताया। इतनी बात बच्चों अगर समझ में आ गई तो आगे वाली बात पर अपन चलते हैं कि किस तरीके से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो बच्चों आप जरा देखो कैसे कैसे चेंज होते हैं। देखो बच्चों कितने प्रकार के परिवर्तन करना सीखना है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। एक सेंटेंस से अपनी बात को समझो। जाह्नवी सेड टू मी। जाह्नवी मुझसे बोली। क्या बोली? जाह्नवी बच्चों मुझसे बोली, और यहां लगाओ आई एम बिजी नाउ। जाह्नवी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ, यानी जाह्नवी ने मुझसे कहा कि मैं अभी बिजी हूं। अब आपने मेरे से पूछा सर व्हाट डिड जाह्नवी से टू यू, आपको जाह्नवी ने क्या कहा? तो मेरा जवाब होगा कि जाह्नवी, ठीक है, जाह्नवी। अब पहला परिवर्तन बच्चों में इस जगह कर रहा हूं, यानी सेड टू को मैं टोल्ड में बदल रहा हूं। ऐसा मैंने क्यों किया ये वजह बताएंगे आप। इस टू को हटा रहा हूं क्योंकि टू तो हटेगा। तो जाह्नवी टोल्ड मी, बताओ यहां तक कोई दिक्कत? जाह्नवी टोल्ड मी। अब मैं सारे चिन्ह हटा रहा हूं, कोमा वोमा सब, और इसकी जगह लगा रहा हूं की, दैट। ये दूसरा परिवर्तन। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों, ये किसके अनुसार बदलेगा? ये जाह्नवी के अनुसार बदलेगा। ये सब्जेक्ट है, जाह्नवी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? शी। तो जाह्नवी टोल्ड मी दैट शी। अब आप देखते हो इधर टोल्ड आ रहा है, पास्ट टेंस। दैट के पहले आने वाली वर्ब अगर पास्ट टेंस में होती है तो दैट के बाद इज़ाम आर को वाज वर्ब में बदलना पड़ेगा। तो बताओ शी के बाद वाज या वर? तो बच्चों आप जानते हो शी के बाद वाज या वर, तो वर तो आ नहीं सकता क्योंकि शी सिंगुलर है तो आ जाएगा। तो दैट शी वाज। अब बिजी में क्या करेंगे? बिजी में कुछ नहीं करेंगे, बिजी। अब बच्चों आपने जब इसको पास्ट टेंस में बदला तो इसका भी पास्ट चेंज हो जाएगा, और नाउ के एवज में क्या आ जाएगा? देन आ जाएगा। अब बच्चों मुद्दे की बात यह है कि इस तरीके से आपने परिवर्तन किया। आपने परिवर्तन एक यहां भी किया। अब मैं आपको सारे परिवर्तन गिनाता हूं। एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? आपको पहला परिवर्तन यहां करना पड़ता है जिसको कहते हैं चेंज इन आरवी। दूसरा परिवर्तन आपको यहां करना पड़ता है बच्चों जिसको कहते हैं यूज ऑफ ए सूटेबल कनेक्टिव। यूज ऑफ ए सूटेबल कनेक्टिव, ये दैट आता है, लेकिन बच्चों कभी कभी दैट की जगह कोई दूसरा भी आता है। उसी तरीके से दैट आई, इस आई की जगह बच्चों आपने क्या किया? शी। ये बच्चों आपका कौन सा परिवर्तन हुआ? ये तीसरा परिवर्तन हुआ। तो यहां पर आपने प्रोनाउन बदला, यानी आई था और आई की जगह आपने शी किया तो आपने प्रोनाउन बदला। क्या बदल दिया? प्रोनाउन। दूसरी बात बच्चों ये फर्स्ट पर्सन था, यहां थर्ड पर्सन कर दिया। तो बच्चों आपने क्या कर दिया? चौथा परिवर्तन भी यही कर दिया। और क्या कर दिया आपने? पर्सन भी बदल दिया। क्या बदल दिया? पर्सन। अब आगे वाला परिवर्तन बच्चों ये है टेंस। टेंस का मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बच्चों प्रेजेंट में थी, आपने इसको पास्ट में कर दिया, तो ये बच्चों आपने टेंस भी बदल दिया। क्या बदल दिया? टेंस बदल दिया। और बच्चों ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस माने समय और स्थान सूचक, समय और दूरी सूचक शब्दों में आप क्या कर देते हो? आप बच्चों परिवर्तन करते हो। तो ये वाला परिवर्तन आपने किया, इसको कहा जाएगा एडवर्ब, एडवर्बियल। ठीक है, एडवर्ब होता है बच्चों तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम टी एंड पी, यानी टाइम एंड प्लेस। इसमें भी आपने परिवर्तन किया। ये 4 था, ये 5 था और ये 6 था। क्या समझ में आई बात? इस वाक्य को पढ़िए बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि किसी वाक्य को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 6 प्रकार के 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस, यानी 6 प्रकार के बच्चों जो परिवर्तन हैं ये आपको सीखने पड़ेंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू लर्न
6 काइंड्स ऑफ चेंजेस, आपको 6 प्रकार के परिवर्तन सीखने पड़ेंगे। और बच्चों अगर ये 6 प्रकार के परिवर्तन करना आपको आ गया तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का चक्कर व्यूह भेदना भी आपको आ जाएगा, क्योंकि इन 6 परिवर्तनों के बाहर कुछ नहीं है। प्रश्न यह है कि इन 6 परिवर्तनों को कैसे किया जाए। तो बच्चों इन 6 प्रकार के परिवर्तनों को करने की एक मर्यादा होती है, उसका अपना एक विधान होता है, उसका अपना एक आईन होता है। तो वो बच्चों जो विधान है उस विधान के ऊपर हम 6 के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर आपको बच्चों में आगे की सैर कराऊंगा, चंद्रलोक की सैर। तो अब ये 6 प्रकार के परिवर्तन बच्चों कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको याद है मैंने बोला था जाह्नवी शेड 2, और शेड 2 की जगह मैंने क्या किया सबसे पहले अपना क्या आया था कि जाह्नवी शेड 2 मी, और बच्चों आपने क्या किया था जाह्नवी शेड 2 मी की जगह आपने किया था जाह्नवी टोल्ड मी। एम आई राइट बच्चों, समझ में आ रही है आपकी बात। तो कैसे देखना आप जरा, जाह्नवी सेड टू मी, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको पहले चेंज को आप कहेंगे चेंज इन आरवी। पहला वाला परिवर्तन आपको कहलाएगा बच्चों चेंज इन आरवी। इसमें क्या होगा बच्चों, शेड 2 होगा। तो शेड 2 होगा तो आपको उसे टेल में बदलना होगा। यहां होगा बच्चों सेज 2, ये आ गया सेज 2, तो उसको आपको टेल्स में बदलना होगा। और बच्चों यह क्या होगा, टोल्ड होगा। सॉरी यार, टोल्ड तो उधर आएगा, इधर आएगा बच्चों शेड 2। क्या आएगा जरा बताना, इधर आएगा शेड 2, और शेड 2 को बच्चों आपको टोल्ड में बदलना। ध्यान दो, इनके बाद +2 का प्रयोग करना सख्त गलत है। इसके बाद 2 आएगा लेकिन टेल के बाद 2 नहीं आएगा, टेल्स के बाद भी नहीं आएगा, टोल्ड के बाद भी नहीं आएगा। तो पहला परिवर्तन क्या होता है बच्चों, चेंज इन आरवी माने रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। प्रश्न ये है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है, प्रश्न ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है। तो बच्चों दोबारा जरा सेंटेंस लिखना, जाह्नवी सेड टू मी, जाह्नवी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। ये सेंटेंस बच्चों आपका वापस वैसा का वैसा लिख दिया है। अब इसमें क्या रिपोर्टिंग वर्ब होती है, क्या रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसके ऊपर बच्चों आप जरा सोचें और इसके बाद में जो है फाइंड आउट एंड टेल मी, मुझे बताएं। तो अपनी बच्चों इस क्रम में बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
तो बच्चों आपका सवाल क्या था? आपका सवाल यह था कि सर आपने ये तो बता दिया कि चेंज इन आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब में इस तरीके से परिवर्तन करते हैं, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। तो बच्चों आप इस बात को समझ लो, जिस सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया उसका जवाब मैं अब आपको दे रहा हूं। ध्यान दो, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों ये इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है। ध्यान दो, द पोर्शन इनसाइड द इन्वर्टेड कोमाज, वह पोर्शन जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है बच्चों उसे RS कहते हैं। ठीक है, और जो पोर्शन इन्वर्टेड कोमाज के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं? ध्यान दो बच्चों, उसे कहते हैं, देखो यो तो होता क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। लेकिन इतने सारे नाम याद करा के आपको मैं कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इन्वर्टेड कोमाज के जो बाहर वाला पोर्शन है बच्चों ये आरवी है। अब प्रश्न ये है कि आरवी यानी क्या होता है? तो ध्यान दो, आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। यहां बच्चों इस आईएनजी पर ध्यान दो, रिपोर्टिंग आईएनजी लगाया है मैंने, इधर मैं ईडी लगाऊंगा रिपोर्टेड। कैसे? इस आरएस का मतलब होगा रिपोर्टिंग नहीं रिपोर्टेड स्पीच। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है? अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर ये रिपोर्टिंग वर्ब इतनी सारी है क्या? नहीं बच्चों, एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब तो इतनी सी है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम अध्ययन की सुविधा के लिए इतना समझाएंगे आपको, इतना ही बोल देते हैं कि द पोर्शन आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमाज इज नोन टू बी द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द पोर्शन इनसाइड द इन्वर्टेड कोमाज इज नोन टू बी द रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? अब बच्चों प्रश्न ये है कि आप ये कहोगे सर इतना बड़ा ये तो पूरा सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे है? आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब तो बच्चों केवल ये है जिसको मैंने घोड़े में किया है, और इसके आगे वाला जो पार्ट है दैट इज द सब्जेक्ट, और उसके पीछे वाला जो दैट इज द ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से अपने आप में एक सेंटेंस है, नो डाउट। ठीक है, अब बच्चों ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन करोगे? ये रिपोर्टिंग वर्ब इसे कहते हैं। तो बच्चों ये रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। अब होगा तो टू आएगा, और अगर बच्चों ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू भी हट जाएगा, क्योंकि टू तो ऑब्जेक्ट के कारण आता है। अब प्रश्न आपका क्या था, हम समझा क्या रहे थे आपको? चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब माने रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन करते हैं। यदि बच्चों यहां शेड टू आ रहा तो उसे टोल्ड में बदला जाए, यदि यहां सेज टू आ रहा तो उसे टेल्स में बदला जाए, अगर यहां से टू आ रहा तो उसे टेल में बदला जाए। मेरा कहने का मतलब बच्चों फर्स्ट फॉर्म तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म, टू गायब हो जाएगा। इधर बच्चों एस जुड़ा हुआ है पांचवी फॉर्म, तो इधर भी पांचवी फॉर्म एस जुड़ा हुआ है। इधर बच्चों आप देखते हो कि सेकंड फॉर्म है सेट टू, तो उधर टोल्ड क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन बच्चों ये ध्यान दो, से के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, लेकिन टेल के बाद कभी नहीं होता। लेकिन से के बाद भी बच्चों तभी होता है जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो टू भी नहीं आएगा। इस बात को समझो। जैसे मैंने आपको कहा ही शेड, क्या बोला मैंने? ही शेड। अब बच्चे कहते हैं सर ही शेड तो आ गया, ही शेड, अब बताओ इसके टू तो ही नहीं रहा। आपने तो बोला था कि इसके बाद तो टू जरूर आता है। अरे बच्चों इसके बाद टू नहीं आएगा। मैंने आपको यही तो कहना चाहता हूं कि ही शेड, ठीक है, मी। अब ऐसे नहीं आ सकता, ये मी है ना, तो ये अपने पहले टू लेके आएगा, तब आपको कहना पड़ेगा ही शेड टू मी। अब प्रश्न ये कि आपने मी का प्रयोग ही नहीं किया तो फिर टू किसके लिए आएगा? इसलिए टू भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब बच्चों सीधे शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूं तो ये समझाना चाहता हूं कि से, सेज और शेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। लेकिन टेल, टेल्स और टोल्ड के बाद यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो भी उस ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसे व्याकरण की भाषा में समझाऊं तो मैं यह समझा सकता हूं, टेल बच्चों एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात एक सकर्मक क्रिया है, इसलिए उसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। और से बच्चों एक इंट्रांजिटिव वर्ब माने अकर्मक क्रिया है, इसलिए उसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। सब प्रकार से बच्चों बात को मैंने समझा दिया है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मैंने इस बिंदु पे नहीं समझाया है। तो पहला परिवर्तन बच्चों आपने क्या सीखा कि कैसे चेंज करते हैं, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करते हैं। तो आपने जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब में बच्चों को जिस प्रकार से चेंज किए जाते हैं। आगे और बढ़ाते हैं। अब बच्चों जैसे मान लो आपका सेंटेंस ये था कि जानवी सेज टू मी। ध्यान दो बच्चों,
जाह्नवी, यही तो सेंटेंस था आपका। जाह्नवी सेज टू मी, तो आपने क्या चेंज किया था? आपने बच्चों चेंज किया था जाह्नवी, इसको अंडरलाइन करके आपने क्या किया था? टेल्स। अगर यहां सेड टू होता तो यहां टोल्ड कर देते, तो जाह्नवी टेल्स मी। अब बच्चों क्या आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि मैंने सेज टू के स्थान पर टेल्स का प्रयोग क्यों किया? यदि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया तो बच्चों मैंने जितनी बात समझाई उतना समझाना मेरा सार्थक हो गया है, क्योंकि अभी मैंने केवल आपको एक परिवर्तन सिखाया है और आपको इसकी वजह पता चल गई होंगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चों यदि टेल्स का प्रयोग हुआ है तो वो इस वजह से हुआ है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ था? सेज टू का प्रयोग हुआ था। तो मैंने आपको कहा रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर अगर सेज टू आएगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे? हैं? तो ये भी एक बात है बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या है कि एक जैसी नहीं आती है। रिपोर्टिंग वर्ब में भी क्या परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो परिवर्तन किस तरीके से होते हैं जरा आप समझो। एक चीज तो मैंने बताई आपको, पर उससे पहले आप एक बात और जान लो। क्या बात है वो बात बच्चों कुछ यूं है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आप इस बात को समझो कि जो आपके सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो ए डबल आई एल ई ओ, ये चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। अब आपको समझाया मैंने रिपोर्टिंग वर्ब की स्थिति, तो मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और शेड टू को टोल्ड में बदलना चाहिए। ऐसा बच्चों कब होता है? जब सेंटेंस ए माने असर्टिव होता है। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो शेड टू को टेल में बदलो, सेज टू को टेल्स में बदलो और शेड टू को टोल्ड में बदलो। लेकिन बच्चों यदि सेंटेंस आई माने इंटेरोगेटिव है, नंबर 2 पे चलते हैं। अगर सेंटेंस कैसा है जरा बताना। अगर बच्चों नंबर 2 जरा देखो, इसी में नंबर 2 क्या है? अगर सेंटेंस आई माने इंटेरोगेटिव है तो फिर क्या करोगे? अब बच्चों जैसे मैंने आपको कहा कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो राम आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो बच्चों प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि ये बच्चों जो शे टू को आस्क में बदलो। और अगर सेज टू आ रहा है, सेज टू, तो इसको आस्क में बदलो। और यदि शेड टू आ रहा है तो इसको आस्क्ड में बदलो। इतना समझ में आ गया है? कभी कभी आस्क के एवज में इंक्वायर, ये बच्चों इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग भी देखा जाता है। यूं तो क्या होता है बच्चों, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक वाक्य को समझने का एक ही तरीका है कि ऐसे वाक्य के अंत में फुल स्टॉप नहीं आएगा बल्कि क्वेश्चन मार्क आएगा। ऐसे वाक्य में बच्चों जो एचवी है उसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा बल्कि सब्जेक्ट के पहले होगा। यानी एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होगा और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तब आपको समझ जाना चाहिए कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। और बच्चों अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना पड़ेगा? शेड टू को आस्क में बदलना पड़ेगा, सेज टू को आस्क में बदलना पड़ेगा, शेड टू को आस्क में बदलना पड़ेगा इन जनरल। लेकिन कभी कभी बच्चों आस्क का पर्यायवाची होता है इंक्वायर। जानते हो इंक्वायरी करते हो आप, तो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? पूछताछ। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों सिनोनिम्स हैं, इसलिए आस्क की जगह बच्चों इंक्वायर्ड का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन इंक्वायर्ड के आगे मैंने ब्रैकेट में ऑफ भी लिखा है। यानी इंक्वायर्ड इज अ वर्ब दैट इज वेरी ऑफन, दैट इज ऑफन या दैट इज ऑफन फॉलोड बाय ऑफ। यानी इंक्वायर्ड बच्चों एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बच्चों मैंने 2 बातें समझाई। मैंने समझाया आपको चेंज इन आरवी कैसे किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में। मैंने आपको समझाया चेंज इन आरवी कैसे किया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब बच्चों अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो तीसरी बात समझो। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सेंटेंस है वो कैसा होगा बच्चों? आपका सेंटेंस जो है न तो असर्टिव होगा, आपका सेंटेंस न तो असर्टिव होगा न तो इंटेरोगेटिव होगा, बल्कि तीसरे नंबर पे कैसा होगा? इंपेरेटिव।
इम्पेरेटिव। अब बच्चों जैसे कैसे, मैंने आपको कहा कि जैसे आपको मैंने कहा कि ही शेड टू मी, वह मुझसे बोला ओपन द डोर एट वंस, उसने मुझसे कहा दरवाजा तुरंत खोलो, तो मैं क्या कहूंगा, ही ऑर्डर्ड मी, उसने ऑर्डर दिया। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं बच्चों, ये कैसे सेंटेंस होते हैं, ये होते हैं ओरा वाले वाक्य। ओरा, ओरा का मतलब ऐसे सेंटेंसेस को सेड टू, ये ऑर्डर का भाव होता है उनमें, उनमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, उनमें एडवाइस का भाव होता है। किसका भाव होता है, एडवाइस का भाव होता है। अब बच्चों जरा देखना आप, यदि सेंटेंस इंपेरेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी से को किस में बदलो, से को बच्चों या तो ऑर्डर्ड में बदल दो, ठीक है, ऑर्डर्ड। और अगर मान लो आपको लगता है उसमें प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ है, उसमें रिक्वेस्ट का भाव है, तो रिक्वेस्टेड में बदल दो। किस में बदल दो, रिक्वेस्टेड। और बच्चों अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें तो सलाह का भाव है, तो एडवाइज्ड में बदल दो। और बच्चों अगर आपके भाव समझ में नहीं आए तो आस्क्ड में बदल दो। अगर भाव समझ में ही नहीं आए तो आस्क्ड में बदल दो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आस्क्ड एक ऐसी क्रिया है बच्चों जिसमें सभी प्रकार के भाव अंतर्वलित माने जाते हैं। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, आस्क माने आदेश देना भी होता है, आस्क माने निवेदन करना भी होता है, आस्क माने सलाह देना भी होता है। क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों अगर मान लो सेज टू आ रहा है तो बताओ क्या करोगे, सेज टू। तो देखो बच्चों पहली बात तो मैंने ये गलत बता दी, अगर सेज टू आ रहा है बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर नहीं सिर्फ ऑर्डर, ऑर्डर। रिक्वेस्टेड नहीं सिर्फ रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड नहीं सिर्फ एडवाइज, और आस्क्ड नहीं सिर्फ आस्क। इतना समझ में आ गया कि उधर फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब एक बात बताओ, अगर सेज टू आ रहा तो आप क्या करोगे, ऑर्डर की जगह क्या कर दोगे, ऑर्डर्ड कर दोगे, ये ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट की जगह क्या कर दोगे बच्चों, रिक्वेस्टेड। और अगर मान लो एडवाइज आ रहा तो आप क्या कर दोगे, एडवाइज्ड। और आस्क की जगह क्या कर दोगे, आस्क्ड। क्लियर है, फिर गलत कर दिया मैंने। अगर ऑर्डर्ड आ रहा है तो बच्चों ऑर्डर्स करना चाहिए था, रिक्वेस्ट आ रहा है तो रिक्वेस्ट, ये टी और ये एस लगा दो। अगर एडवाइज्ड आ रहा है तो एडवाइजेज एस कर दो, और लास्ट में क्या कर दो, लास्ट में आस्क कर दो। क्लियर हो गया है। और अंतिम बात समझो बच्चों, क्या शेड टू आ रहा है तो आपको ऑर्डर की जगह फॉर्म ऑर्डर्ड, ओके। और यहां क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, और क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, और बच्चों अंत में आस्क्ड है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपको मैंने बताया AII यानी असर्टिव सेंटेंस बताए, और आपको इंटेरोगेटिव बताए, और आपको क्या बताए, असर्टिव बताए, इंटेरोगेटिव बताए, इंपेरेटिव बताए। आगे वाली क्लास में बच्चों आपको लेट से शुरू होने वाले वाक्य बताऊंगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताऊंगा, और उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस में आरबी को कैसे चेंज किया जाता है, ये चीजें बताऊंगा। तो बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।